नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एड्यू सचिन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं, प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में जहां एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग-अलग लेकिन उतनी ही महान कहानियां लिखी जा रही थीं। सोचिए, एक तरफ दक्षिण में संगम युग का साहित्य था जो प्यार, युद्ध और जिंदगी के गीत गा रहा था, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में वैदिक ज्ञान को दर्शन, विज्ञान और समाज के नियमों में ढाला जा रहा था। ये दोनों ही परंपराएं इतनी गहरी और इतनी महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी सरकारी परीक्षा उठाकर देख लीजिए, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए, आज इन दो महान धाराओं को एक एक करके बहुत ही गहराई से और एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत, जहां एक ही वक्त में दो अलग अलग दुनियाएं फल फूल रही थीं। दक्षिण में जहां भव्य मंदिरों की नींव रखी जा रही थी, जो आगे चलकर द्रविड़ संस्कृति और वास्तुकला की पहचान बने, और वहीं हजारों किलोमीटर दूर उत्तर में ऋषि मुनि ताड़ के पत्तों पर ज्ञान को सहेज रहे थे, एक ऐसी बौद्धिक संपदा तैयार कर रहे थे जो आने वाली हजारों पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने वाली थी। मतलब, एक तरफ पत्थर पर कला उकेरी जा रही थी, तो दूसरी तरफ पत्तों पर भविष्य लिखा जा रहा था। ये दोनों धाराएं एक साथ बह रही थी और आज हम इन्हीं की अनूठी दुनिया में गोता लगाएंगे। पहले दक्षिण की कहानी समझेंगे और फिर उत्तर की। तो ये है हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। हम इन दो महान परंपराओं की भूमिका से शुरू करेंगे, फिर संगम युग के शक्तिशाली राज्यों और उनकी अद्भुत कवि सभाओं को समझेंगे। इसके बाद हम उत्तर भारत की यात्रा करेंगे और देखेंगे कि वैदिक ज्ञान को कैसे व्यवस्थित किया गया। और आखिर में हम महाकाव्यों, दर्शन शास्त्र और भारत की उस स्थायी विरासत पर चर्चा करेंगे जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के उस सुनहरे दौर से जिसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कवियों, व्यापारियों, योद्धाओं और आम लोगों की भी कहानी है। तो सबसे पहले मिलते हैं उन तीन शक्तिशाली राजवंशों से जिन्होंने इस पूरे युग की नींव रखी थी। अच्छा, तो संगम काल की जो पूरी राजनीति है ना, वो इन तीन महाशक्तियों के इर्द गिर्द ही घूमती थी: चेर, चोल और पांड्या। एग्जाम्स के लिए इनके प्रतीक और इनकी राजधानियां सीधी सीधे पूछी जाती हैं। तो चलिए, इन्हें एक मजेदार तरीके से याद करते हैं। चेर, जो आज के केरल वाले इलाके में थे, वो बहुत कुशल योद्धा थे और उनका प्रतीक था धनुष बाण। फिर आते हैं चोल, जो बाघ की तरह शक्तिशाली और आक्रामक माने जाते थे, इसलिए उनका प्रतीक था बाघ। उनकी शुरुआती राजधानी उरैयूर कपास के व्यापार के लिए बहुत मशहूर थी। और तीसरे थे पांड्या, जो दक्षिणी तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसे थे, तो जाहिर है उनका प्रतीक थी मछली। ये मोतियों और मछली के व्यापार से बहुत अमीर थे और इनकी राजधानी मदुरई उस समय संस्कृति और साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र थी। स्लाइड पर जो संस्थापकों के नाम दिए हैं, उन्हें भी जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। इन राजवंशों को महान सिर्फ उनकी लड़ाइयों ने नहीं, बल्कि उनके कामों ने बनाया, जो आज भी याद किए जाते हैं। जैसे चेर शासक थे सेनगुतुवन, जिन्हें लाल चेर भी कहते हैं। उन्होंने कनगी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत की, जो एक पत्नी की पवित्रता और शक्ति का प्रतीक थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली जो उपलब्धि है, वो है चोल शासक करिकाल की। जरा सोचिए, उन्होंने लगभग 2000 साल पहले कावेरी नदी पर कल्लनई बांध बनवाया, और यह दुनिया के सबसे पुराने बांधों में से एक है जो आज भी काम कर रहा है। यह उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय नमूना है। वहीं पांड्य वंश का दबदबा व्यापार में था। उनके मोती इतने मशहूर थे कि इनका जिक्र ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में किया है, और ये मोती रोम के बाजारों तक में बिकते थे। चलिए, अब राजनीति और युद्ध के मैदान से निकलते हैं और संस्कृति और साहित्य की दुनिया में चलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आखिर इस युग को इसका नाम संगम मिला कैसे, और इस दौर में वो कौन सी कालजयी रचनाएं हुई जो आज भी तमिल संस्कृति का गौरव मानी जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस युग का नाम संगम ही क्यों पड़ा? भाई, इसका राज इसी शब्द में छिपा है। संस्कृत में संगम का मतलब होता है सभा या मिलन। ये उन महान कवि सभाओं का प्रतीक है जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में उनकी राजधानी मदुरई में होती थी। आप इसे उस दौर का एक बहुत बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल समझ सकते हैं, जहां तमिल भाषा के सबसे बड़े बड़े कवि, विद्वान और बुद्धिजीवी इकट्ठा होते थे और अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते थे। इन्हीं सभाओं ने तमिल साहित्य के सबसे अनमोल रत्न गढ़े। तमिल परंपरा के मुताबिक इतिहास में कुल 3 संगम सभाएं हुई।
पहली संगम के बारे में तो कहा जाता है कि वो पौराणिक काल में मदुरई में हुई थी और उसमें देवता और महान ऋषि मुनि शामिल थे। अफसोस की बात है कि उसका कोई भी ग्रंथ आज हमारे पास मौजूद नहीं है। असली खजाना हमें मिलता है दूसरी संगम से, जो कपाटापुरम में हुई थी। यहीं से हमें मिला तोल्काप्पियम। ये सिर्फ तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये उस समय के समाज, राजनीति और लोगों के रहन सहन का एक आईना है। और फिर हुई तीसरी संगम, जो दोबारा मदुरई में हुई। इसी संगम से हमें वो महान साहित्य मिला जिसे हम आज संगम साहित्य के रूप में पढ़ते हैं। इन्हीं सभाओं से निकले तमिल साहित्य के 3 महान महाकाव्य। पहला है शिल्पाधिकारम, जिसे इलांगो आदिगल ने लिखा। ये कोवलन नाम के एक व्यापारी, उसकी पत्नी कन्नगी और एक नर्तकी माधवी की दिल छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी न्याय और एक स्त्री के आत्मसम्मान की लड़ाई पर आधारित है। इसी कहानी का अगला भाग है मणिमेकले, जो कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, जो बाद में एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। और तीसरा है जीवक चिंतामणि। लेकिन इन सबसे ऊपर है तिरुवल्लुवर की लिखी तिरुकुरल। इसे तमिलनाडु का 5वां वेद या तमिल बाइबल भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 1330 दोहों में जीवन के हर पहलू, धर्म, अर्थ और काम पर ज्ञान के सूत्र दिए गए हैं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो ये थी दक्षिण की कहानी, जो साहित्य, व्यापार और मानवीय भावनाओं पर केंद्रित थी। अब चलिए अपनी यात्रा का रुख उत्तर भारत की ओर मोड़ते हैं। यहाँ एक बिल्कुल अलग तरह की बौद्धिक क्रांति हो रही थी। वेदों का जो ज्ञान था वो बहुत विशाल और जटिल हो चुका था। अब जरूरत थी उसे व्यवस्थित करने की, उसे अलग अलग विषयों में बांटने की, ताकि उसे आसानी से समझा जा सके, याद किया जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया वैदिकोत्तर साहित्य को। वेदों को समझने के लिए 6 सहायक विषय बनाए गए, जिन्हें कहा गया वेदांग, यानी वेदों के अंग। आप इन्हें वेदों को सही ढंग से पढ़ने और समझने के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह समझ सकते हैं। इसमें शामिल था शिक्षा, यानी वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण कैसे करें, कल्प यानी यज्ञ और कर्मकांडों की विधि क्या है, और व्याकरण यानी भाषा के नियम। और जब व्याकरण की बात आती है तो पाणिनि की अष्टाध्यायी का जिक्र करना ही होगा। ये भाषा विज्ञान का इतना सटीक और वैज्ञानिक ग्रंथ है कि आज के कंप्यूटर वैज्ञानिक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसके नियमों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा निरुक्त यानी शब्दों की उत्पत्ति, छंद यानी मंत्रों का मीटर और ज्योतिष यानी शुभ मुहूर्त के लिए खगोल विज्ञान, ये सब भी वेदांग का ही हिस्सा थे। अच्छा, जैसे जैसे समाज बड़ा और जटिल होता गया, सामाजिक जीवन, परिवार, विवाह, विरासत और अपराध के लिए नियमों और कानूनों को लिखने की जरूरत महसूस हुई। इसी जरूरत से जन्मी स्मृतियां, जिन्हें धर्मशास्त्र भी कहते हैं। ये उस समय की लॉ बुक्स या संविधान की तरह थीं, जो लोगों के कर्तव्यों और अधिकारों को बताती थीं। इनमें सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली है मनुस्मृति, जो सदियों तक हिंदू सामाजिक कानून का आधार बनी रही। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति जैसे और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। अब 2 और दिलचस्प श्रेणियों को देखते हैं। पहले है पुराण, जिनकी संख्या 18 है। ये एक तरह से प्राचीन भारत की ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं की किताबें हैं। ये हमें सृष्टि की रचना से लेकर राजाओं और राजवंशों की कहानियां बताते हैं। परीक्षा के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की। दूसरी तरफ है उपवेद, जो चारों वेदों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या व्यवहारिक ज्ञान है। जैसे ऋग्वेद से निकला आयुर्वेद यानी जीवन और चिकित्सा का विज्ञान, सामवेद से निकला गंधर्व वेद यानी संगीत और कला का ज्ञान, यजुर्वेद से निकला धनुर्वेद यानी युद्ध कला का ज्ञान, और अथर्ववेद से निकला शिल्प वेद यानी वास्तुकला और निर्माण का विज्ञान। ठीक है, तो चलिए अब वैदिक उत्तर साहित्य के उन शानदार रत्नों में गोता लगाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। वो 2 महान महाकाव्य और दर्शन शास्त्र की वो 6 शास्त्रीय विचारधाराएं, जिन्होंने भारतीय चिंतन को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। अब बात करते हैं उन 2 महाकाव्यों की, जो आज भी भारत की आत्मा में बसे हुए हैं। पहला है रामायण, जिसे आदि काव्य यानी दुनिया का पहला महाकाव्य होने का सम्मान प्राप्त है। महर्षि वाल्मीकि ने इसे लिखा, और ये सिर्फ राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये आदर्शों और मूल्यों का प्रतीक है। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श भाई के कर्तव्य क्या होते हैं।
और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि समय के साथ इसका विस्तार हुआ, जो दिखाता है कि ये कहानी हर पीढ़ी के लिए कितनी जीवंत और प्रासंगिक रही है। और अगर रामायण पहला महाकाव्य है तो महाभारत सबसे बड़ा। महर्षि वेदव्यास का ये ग्रंथ इतना विशाल है कि इसके बारे में कहा जाता है यन भारते तन्ना भारते, यानी जो भारत में नहीं है वो भारत में कहीं नहीं है। इसके 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक इसे दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य बनाते हैं। ये सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी नहीं है, इसमें राजनीति, दर्शन, धर्म और नैतिकता के हर पहलू पर चर्चा है। और इसी ज्ञान के महासागर के अंदर छिपा है वो अनमोल मोती, श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक अध्याय है। साहित्य के साथ साथ इस युग में दर्शन यानी फिलॉसफी का भी जबरदस्त विकास हुआ। 6 मुख्य विचारधाराएं उभरी, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं। ये सभी स्कूल कुछ मौलिक सवालों के जवाब अपने अपने तरीकों से खोज रहे थे कि ब्रह्मांड कैसे बना, ज्ञान का असली स्रोत क्या है, जीवन का अंतिम सत्य क्या है। कपिल का सांख्य दर्शन सृष्टि को पुरुष और प्रकृति से बना मानता है। पतंजलि का योग दर्शन मन और शरीर पर नियंत्रण के जरिए मोक्ष का मार्ग बताता है। गौतम का न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण पर जोर देता है। कणाद का वैशेषिक दर्शन दुनिया को परमाणुओं से बना हुआ मानता है। और जैमिनी का पूर्व मीमांसा और बादरायण का वेदांत वेदों की व्याख्या पर आधारित है। ये सभी दर्शन और उनके संस्थापक परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दक्षिण के संगम साहित्य और उत्तर के वैदिकोत्तर ज्ञान, इन 2 समृद्ध परंपराओं की खोज के बाद चलिए अब उनके स्थायी प्रभाव को समझते हैं और सोचते हैं कि आज के दौर में इनकी क्या प्रासंगिकता है। ये केवल इतिहास नहीं है, ये एक जीवित विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। तो आज हमने जो भी पढ़ा वो सिर्फ परीक्षा में आने वाले तथ्य नहीं है, ये एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। आज भी जब हम सही गलत के बीच चुनाव की बात करते हैं तो रामायण के आदर्श याद आते हैं। जब जीवन में किसी दुविधा में फंसते हैं तो गीता के उपदेश राह दिखाते हैं। योग आज पूरी दुनिया अपना रही है। तो सोचने वाली बात है कि हजारों साल पहले लिखी गई ये बातें और ये परंपराएं आज भी हमारी सोच, हमारे त्योहारों और हमारी संस्कृति को कैसे लगातार आकार दे रही हैं। उम्मीद है कि प्राचीन भारत की इन 2 महान परंपराओं का ये सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा और हर एक बिंदु आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए एजो सचिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।